अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यम वर्गीय और अज्ञानी लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वो जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वो उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन मेरी समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफ़ी समझदारी नज़र आई। वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब अमीर डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, लेकिन तुम तनख्वाह की ज़रूरत को जितनी जल्दी भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीक़े दिखाने लगेगा, जिनसे तुम्हारी इतनी ज़्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीज़ें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वो पैसे और सुरक्षा की तलाश करते हैं। इसीलिए उन्हें सिर्फ वही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भांप लेते हो तो तुम जिंदगी भर अवसर भांप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज़ सिखाऊंगा। इसे सीख लोगे तो तुम जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेस मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोचते तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेस मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज़ यही थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसेस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज़ करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी करते हुए नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन कॉमिक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थीं। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कॉमिक बुक्स का क्या करती हैं तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। जब वो नए कॉमिक्स लेकर आता है, वो 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो, बशर्ते तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो और उन्हें किसी को नहीं बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी याद है? देखिए, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहां सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में मज़ा आता था। वो लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वो 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी। इस तरह वो ये सुनिश्चित करती थी कि कोई कॉमिक बुक अपने साथ छुपा कर तो नहीं ले जा रहा। वो हिसाब किताब भी रखती थी और ये लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वो कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.50 कमा रहे थे। हमने उसकी बहन को 1 सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति भी दी। हालांकि वो शायद ही ऐसा कभी करती थी क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर से सारी कॉमिक बुक्स इकट्ठी करने का अनुबंध कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से किया वादा निभाया।
जब कॉमिक बुक्स की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी खोज नहीं पाए। उस छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहाँ लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के ज़बरदस्ती अंदर घुस आए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अमीर डैडी रोमांचित थे क्योंकि वो हमें नई चीज़ें सिखाना चाहते थे। वो खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी। पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा था। कॉमिक बुक लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार थी। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू ये था कि जब हम वहाँ शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी। नहीं करते। सार 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी एक शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा जूझते रहते थे। जब उन्होंने ये सलाह दी कि जाकर पैसे बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने ये काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब लिए जो उस वक्त जस्ते से बनते थे। उन्होंने उन्हें पिघलाना और नकली निकल बनाने के लिए प्लास्टर के सांचों का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्दी ही सही राह पर पहुंचा दिया। उन्होंने ये सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए, जिन्होंने कभी 8वीं ग्रेड की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वो बहुत से सफल व्यवसाय चलाते थे। माइक के डैडी, पुस्तक के अमीर डैडी, उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसमें डिब्बों की धूल साफ करना तथा दीगर सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि वो 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर ये 10 सेंट कॉमिक बुक्स पर खर्च कर देते थे। इस नीरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्दी ही मोह भंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वो ये काम छोड़ने वाले हैं, तो माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा और रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत ही अलग तरीके से सिखाते थे, जैसा रॉबर्ट को पता लगने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के डैडी से मिलने गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार कराया। वो भन्ना गए और भावुक हो गए जब उन्हें माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला। उन्होंने उग्र होकर कहा कि वो लोभी हैं और उनके प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि माइक के डैडी ने अनुबंध के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं सिखाया था, तो वो शांति से असहमत हो गए। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता है, बल्कि चारों तरफ धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को चुपचाप झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपने बॉस या उनके प्रियजनों के खिलाफ भड़ास निकालते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो लोग ये सबक नहीं सीखते, वो जीवन भर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतज़ार करते हैं, या सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम न लेने या बड़ी जीत हासिल न करने का निर्णय लेते हैं।
उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वो और माइक पहले लोग थे जिन्होंने उनसे कभी पैसे बनाने का तरीका सीखना चाहा था। उनके पास 150 से ज़्यादा कर्मचारी थे और हालांकि उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास छकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज़्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नज़रिया ही उनकी समस्या होता है। समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क। माइक के डैडी ने कहा। वो चाहते थे कि रॉबर्ट ये सीखें कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वो इससे अपनी खातिर काम करा सकें। वो रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन उसके बावजूद वो पैसे की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं कि पैसे से अपनी खातिर काम कैसे कराएं। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने ये सबक अभी नहीं सीखा तो उन्होंने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया था, यानी निराशा और ये महसूस करना जैसे ये वेतन काफ़ी नहीं था, वैसा ही वो जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और ये स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अभी सीखने के प्रति जोश था। जब उन्होंने हाँ कहा तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि अब वो स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वो इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। माइक के डैडी आए और उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कोई चीज़ सीखी। वो कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वो इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वो ज़्यादातर लोगों जैसे होंगे जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे कर दिया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त एक भारी रकम थी, उसके बाद रॉबर्ट जान गए कि वो नहीं बिकेंगे। अमीर डैडी ने कहा कि ये अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज़्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमवाता है, लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है तो लोभवश वो उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वो खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वो ज़्यादा खर्च कर सकें। इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने ये स्वीकार करना है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया करते हैं। वो ये स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसीलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब लोग ही करते हैं। अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनना ही नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये शुरुआत नहीं बल्कि अंत है, और कुंजी ये है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें। अपनी भावनाओं से सोचना न सीखें, उन्हें अपने विचारों का चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वो पैसा कमाने के तरीक़ों पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों को देखने लगेंगे। लड़कों ने
ऐसा ही किया और जल्दी ही उन्हें एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमिक पुस्तकें पढ़ सकते थे, बिना बिकी कॉमिक बुक्स जो कन्वीनियंस स्टोर से फेंक दी जाती थी। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का ये व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरह से चला, लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने की वजह से उसे बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपनी खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। वो ज़्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। बाएं गोलार्ध का पल। ऊंचे वेतन वाली नौकरी के बावजूद रॉबर्ट के गरीब डैडी जैसे लोग खर्चा चलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। दाएं गोलार्ध का पल। हटाई जाने वाली कॉमिक बुक्स को एक नए सृजनात्मक तरीके से देखने की बदौलत उन्होंने व्यवसाय का एक अवसर बना लिया। अवचेतन पल। लोग डर और लोभ की भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। जीवन हम सभी को चारों ओर छकाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लोग लड़ते हैं। कुछ सबक सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। वो इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर छका रहा है। मुझे दोष देना और ये सोचना छोड़ दें कि मैं समस्या हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूँ तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको ये एहसास होता है कि आप ही समस्या हैं तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखाता है, डर दिखाता है। ज़्यादातर लोगों को अगर ज़्यादा पैसा दिया जाए तो केवल ज़्यादा कर्ज में ही डूबेंगे। डर की वजह से ही ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, जैसे बिल न चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर। ये किसी पेशे या व्यवसाय को सीखने और फिर पैसे की खातिर काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वो अपने बॉस पर नाराज़ होते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये उनकी भावनाएं हैं जो उनकी तरफ से सोच रही हैं। नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ये तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक तो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने दूसरी गाजर आ जाएगी और वो उसका पीछा करने लगेगा। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बात को समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। तो प्रश्न है, रॉबर्ट के गरीब डैडी की पैसे संबंधी नीति कितनी आम है? दूसरा प्रश्न, रॉबर्ट के अमीर डैडी ने कहा था कि सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की ज़रूरत होती है। आपके जीवन में ये कब सच साबित हुआ है?
इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? वो कौन सा एक सबक है जिसे आप कभी नहीं भूले और क्यों? तीसरा प्रश्न है, क्या 10 सेंट प्रति घंटे की भुगतान दर और फिर प्रति घंटे मुफ्त काम करने पर आप भी रॉबर्ट जैसी ही प्रतिक्रिया देते? चौथा प्रश्न, क्या ये डर है जो ज्यादातर लोगों को नौकरी की ओर ढकेलता है या फिर दूसरे घटक भी शामिल हैं? पांचवा प्रश्न, क्या ये सोचने का प्रलोभन शक्तिशाली होता है कि क्या ज्यादा पैसा डर को शांत कर देगा? ये इतनी आम प्रतिक्रिया क्यों है? छठा प्रश्न, आपके जीवन का एक उदाहरण कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं से प्रतिक्रिया की? वो समय कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं का अवलोकन किया और चेतन होकर अपने विचार चुने? सातवां प्रश्न, डर और लोभ को नियंत्रित करने वाले भावों के प्रति कौन ज्यादा अति संवेदनशील होते हैं, अमीर या गरीब? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आठवां प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास है कि वो चूहा दौड़ में अटके हैं? क्यों या क्यों नहीं?